आपका स्वागत है ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। आज हम आए हुए हैं नमदफा नेशनल पार्क के ऑफिस, यहाँ फील्ड डायरेक्टर के ऑफिस पे हम लोग मौजूद हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के जो निवासी हैं उन सभी का डिमांड क्या रहा और उन सभी का मानना क्या है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ की जो निवासी है वो बहुत पहले से मेमोरेंडम सबमिट करते गया ये बफर जोन और इको सेंसिटिव जोन को लेके। तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास किया गया बफर जोन और इको सेंसिटिव जोन को लेके, तो यहाँ के निवासी का ये मानना है कि ये जो नमदफा नेशनल पार्क इस्टब्लिश नहीं होने से पहले वो लोग यहाँ पे रहते थे और उनका पूर्वज यहीं पे ही सेटलमेंट था। तो उसी को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ की जो फील्ड डायरेक्टर है कंसर्न अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका मानना क्या है, स्टेटस क्या है मेमोरेंडम को लेके। और यहाँ के जितने भी विक्टिम हैं जो आज मेमोरेंडम सबमिट करने आए हैं उन सभी से भी मिलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का डिमांड क्या है। तो इसी खबरों के साथ जुड़े रहिए नोंगचलांगचिंग ईस्टर्न टुडे न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा हमारे अरुणाचल टुडे और ईस्टर्न टुडे की प्रेस मीट में। तो आप लोग का क्या ग्रीवेंसेस है वो पहले आप लोग डिटेल से बता दीजिए। देखिए, ये हम लोग का जो समस्या है ये नमदफा नेशनल पार्क का बफर जोन और इको सेंसिटिव जोन का विषय को लेकर है। तो पहले बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नमदफा नेशनल पार्क इन दिवान एरिया एंड इन आवर लोकेलिटी, we were the indigenous people of the area. We have granted them the location for Namdapha National Park. और धीरे धीरे क्या होने लगा है कि हम लोग का ऊपर में एक रूल इम्पोज करते गया वो लोग का वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क का जो नॉर्म्स है। बफर जोन डिक्लेयर किया गया और उसके बाद में अभी वही बफर जोन को फिर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बोल के इको सेंसिटिव जोन उसको डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल आया हुआ है। तो हर वक्त जब से बफर जोन डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल आया है, मीटिंग बैठा है, हमेशा हम लोग अनुरोध करते गया, अभी तक हमेशा अपोज किया। फिर भी हम लोग का ग्रीवेंस को नहीं समझ के वो लोग जो मीटिंग का हाउस प्रेजेंट जो मीटिंग का सिग्नेचर है उसको उन लोगों ने क्या करता है कि रेजोल्यूशन का एक अटेंडेंस बना देता है वो लोग। उसके बाद में हम लोग इतना अनुरोध करने का बावजूद भी जब भी फर्दर जब एक ऑर्डर आता है नमदफा नेशनल पार्क का, तो वो लोग हमेशा हम लोग को ही राजी कराता है कि वो इम्पोज करना, बफर जोन इम्पोज करना हम लोगों के लिए हमेशा सही है मानकर। तो फिर भी हम लोग हमेशा वो करते गया। इसलिए लास्ट ईयर 28 फरवरी 2021 में सर्किट हाउस में मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में भी सेम वैसा ही किया था। इसलिए हम लोगों ने 3 मार्च 2021 को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड फील्ड डायरेक्टर म्याओ सब डिवीज़न में। तो वो फिर भी हम लोग का जो मेमोरेंडम है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया है वो लोग। आज भी हम लोगों ने चेक किया, ऑफिस आगे एफडी ऑफिस आगे बात किया है, उन लोगों ने प्रोसेस में नहीं लाया है। हम लोग का जो डिमांड था कि हम लोग 6 बस्ती 6 गांव जो हैं पीसी, खमुक, लिवांग, फुब और खगम, उसको बफर जोन से एक्सक्लूड करना है हम लोग का डिमांड यही था। फिर भी आज का दिन तक वो जो मेमोरेंडम है उसको वो लोगों ने ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं किया है। तो इस साल जब हम लोगों का पास एक वो आया है, नोटिस आया है कि अभी कलेक्शन ऑफ डाटा सेंसस वो करने के लिए, तो उस समय में हम लोग यही है पेपर जो, तो हम लोग वो कंप्लायंस में 23 अगस्त 2022 को हम लोग DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नामपोंग फॉरेस्ट डिवीजन जयरामपुर में जो बैठा है कैंप, उसको हम लोगों ने फिर से एक मेमोरेंडम दिया है। वो 3 मार्च 2002 का कॉपी, मेमोरेंडम कॉपी भी यहाँ में इनक्लोज है। उसके बाद में सब्जेक्ट हम लोगों का यही रहा कि रिगार्डिंग कैरिंग आउट ऑफ सेंसस वर्क इन नोटिफाइड बफर जोन ऑफ नमदफा नेशनल पार्क, हम लोगों ने ये आज सबमिट करके आया है। तो हम लोगों का डिमांड और हम लोगों का कहना यही है कि देखिए, हम लोग यहाँ का इंडिजिनियस पीपल है। मानता हूँ कि जानवर भी होना चाहिए, फिर भी जानवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस
हम लोग इंसान हैं, इसलिए हम लोग विरोध तो नहीं करेंगे कि वो लोग मत करिए बोल के, फिर भी हम लोगों का जगह को अगर इको सेंसिटिव जोन में इंक्लूड किया जाता है तो हम लोग का जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग का जो लाइवलीहुड है, कैसा अर्न करना है कैसा नहीं करना है, वो हम लोग को रूल इम्पोज किया जाएगा। हम लोग कोई चीज़ ऐसा है कि रेगुलेटेड, कोई चीज़ ऐसा है कि प्रोहिबिटेड, और कोई चीज़ ऐसा है कि अलाउड। तो देखिए, अगर हम लोग अपना जगह में अगर हम लोग लाइवलीहुड अर्न करना है तो कमर्शियल में भी करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम लोग कैसा आगे बढ़ पाएगा इकोनॉमिकली, अपग्रेड कभी नहीं होगा इकोनॉमिकली हम लोग। तो हम लोग का यही कहना है कि ये जो 6 बस्ती है, 6 गाँव पीसी, खामुक, लिवांग, फुप और खगम, वो इको सेंसिटिव जोन से एक्सक्लूड किया जाना है हम लोगों का। अच्छा, आज आप लोग ने कुछ मेमोरेंडम फिर से दिया है क्या? हाँ, जो DFO को दिया हम लोग, ये डायन Dayan रेंज, वो कॉपी आज हम लोग का जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड फील्ड डायरेक्टर, उसको आज हम लोग कॉपी एक दिया। यहाँ में जब नामदफा नेशनल पार्क होने का पहले हम लोग का पूर्वजों यानी कि यहाँ में सेटल था। मीन्स वी हैव बीन सेटलिंग हियर बिफोर द नेशनल पार्क। ऑन द अदर वे इफ वी से द नामदफा नेशनल पार्क हैव बीन डोनेटेड बाय अस। So in this way, slowly they have made more rules like the EAZ and all. In this way, it will really affect the economic condition and the other social conditions of our people. So I pray the government or the implementing agencies that the EAZ or other rules which has been implemented on us must be reduced or removed. सर, इफ अगर आप लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होता है, आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? If our demands are not being fulfilled, we will go for higher authorities for other paperwork and we will approach the honorable court for the justice. आपको कुछ कहना है? अगर देखिए, अगर हम लोगों का डिमांड अगर फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग लॉफुली हम लोग को एक करना पड़ेगा। हम लोग जो ऑफिसर्स था यहाँ पहले, यहाँ लोकल ऑफिसर्स जो था, वो कौन था, किसका समय में ये लागू किया गया है, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, वो हम लोग RTI का जरिए और डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जरिए भी किया जाएगा। तो सर, आज हम आपको इंटरव्यू ये लेने आए सर, जो कि हाल ही में जो एक सोशल मीडिया में भी एक सर्कुलेट हो रहा था, जैसे कि आपका सेंसस डाटा को लेते हुए। और सर, रहा बात 3 मार्च 2021 को भी यहाँ के जो लोकल डिवीजन्स हैं उन लोगों के भी सर एक मेमोरेंडम आपका ऑफिस में प्लेस किया था। तो सर, उसका स्टेटस क्या है, थोड़ा वो जानना था सबसे पहले। गुड मॉर्निंग आप लोग को भी। और ये इकोसिस्टम जोन का बारे में आप जो पूछ रहा है, ये काफ़ी साल से ऑल इंडिया में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चल रहा है। तो मैं नामदफा का बारे में बताऊंगा। एज़ पर रिकॉर्ड्स जो मैंने देखा है, तो 2008 में सबसे फर्स्ट मीटिंग शुरू हुआ यहाँ पे, नवंबर 2008। तो उसमें यहाँ का जो लोकल इलेक्टेड लीडर्स, MLA और पंचायत लीडर्स और जितना भी उस समय का है, सबको सर्किट हाउस म्याओ में मीटिंग हुआ। तो उसमें 2 चीज़ था, एक बफर जोन के लिए और एक इको सेंसिटिव जोन के लिए। तो वहाँ जितना लास्ट में रेजोल्यूशन आया है, उसमें बफर जोन के लिए गांव वालों ने या जितना भी वो मेंबर्स लोग है, उस लोग ने 500 मीटर्स फ्रॉम नामदफा नेशनल पार्क, जो पार्क बाउंड्री से मान लिया। और बफर जोन के लिए इको सेंसिटिव जोन के लिए 500 मीटर्स माना है। और बफर जोन के लिए जितना भी एरियाज पकड़ा था, राइट फ्रॉम दिहिंग रिवर का राइट साइड में 17 विलेजेस है। और जो दायुन रेंज में नामपोंग फॉरेस्ट डिवीजन जयरामपुर का अंदर में पड़ता है। और लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर मियाओ रिजर्व फॉरेस्ट को इट टेक्स अराउंड 245 स्क्वायर किलोमीटर। तो उधर में उस मीटिंग में वो क्लियर कट मैंने वैसा उस हिसाब से किया है कि बफर जोन 245 स्क्वायर किलोमीटर और इकोसिस्टम जोन 500 मीटर्स पार्क का बाउंड्री से पकड़ेगा, ऐसा करके था। फिर उसको यहाँ से PCCF ऑफिस जो ईटानगर में भेजा और वो कॉरेस्पॉन्डेंस होते आया 2008 से।
तो 2012 में जो नोटिफिकेशन बफर जोन का नोटिफिकेशन जिसके लिए 245 स्क्वायर किलोमीटर पकड़ा, वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने नोटिफाई कर दिया 245 स्क्वायर किलोमीटर। तो वैसा करके इकोसिस्टम जोन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है। और ये नामदफा जो है टाइगर रिजर्व भी है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का थ्रू से जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो कागज़ के हिसाब से 2014 में NTCA जो नामदफा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ जो नामदफा टाइगर रिजर्व, इसमें जितना भी बफर जोन डिक्लेयर किया है उसको क्लियरली इकोसिस्टम जोन में पकड़ना चाहिए, माने उसको कम्प्लीटली पकड़ना पड़ेगा, यानी कि 245 स्क्वायर किलोमीटर। और 2 ऑब्जर्वेशन दिया है, वो 2 ऑब्जर्वेशन उनका ईस्टर्न पार्ट में और एक दूसरा साइड में है, तो 3 ऑब्जर्वेशन था। तो मेन तो ये 245 स्क्वायर किलोमीटर वेस्टर्न पार्ट में पकड़ने के लिए बोला। इसी दौरान सर इंटरप्ट करके एक क्वेश्चन और रखना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने कहा था कि 2008 में सर यहाँ पे मीटिंग हुआ था और यहाँ के स्टेक होल्डर ने सर रेजोल्यूशन ये लिया था, मतलब कि 500 मीटर ना सर जी, तो वो बफर जोन होगा, इकोसिस्टम जोन जी। होगा। उसके बाद में सम कितना सर ये 245 स्क्वायर किलोमीटर के लिए ये बफर जोन होगा। तो सर यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेक्शन के लोग हैं जो कि उन लोग का ये कहना है, एलिगेशन ये है कि सर कि उन लोग का पब्लिक कंसर्न नहीं लिया गया, स्टेक होल्डर इंडिजिनियस जो यहाँ पे है, तो जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स डियर, तो उन लोग ने कहा कि हम लोग का मतलब कुछ कंसर्न नहीं लिया गया और हमें नहीं बताया गया और हमारे रीजन को ऐसा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। तो जहाँ तक कि सर उन लोग का ये भी कहना है कि सिंस 1974 से लेके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे घोषित किया गया और 1983 पे यहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो लेकिन सर उन लोग का ये कहना है कि बिफोर दैट दे आर इनहेबिटेड हियर, यहाँ पे इनहेबिटेड होके रहा है। तो सर उन लोग का मतलब कंसर्न बिना सर ये किया है बोल के, तो इसके ऊपर क्या कहना है सर आपका? अभी रिकॉर्ड्स में देखा जाएगा तो उसमें माइन्यूट्स में सब बहुत लोग का जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव्स लोग का तो नाम तो दिया है, बहुत दिया है, आप देख सकते हैं मेरा सामने में ही होगा यहाँ पे, तो माइन्यूट्स में है। तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा कि किसको बोला था किसको नहीं, लेकिन उसमें आदमी लोग का जो पार्टिसिपेंट्स लोग का सबका नाम है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, फिर लोकल जो उस समय का जो इलेक्टेड एमएलए था उनका है, ZPMs लोग का है। तो उसी हिसाब से तो अभी इकोसिस्टम जोन जो अभी बता रहा है कि आप माने उन लोगों को नहीं लेके डिक्लेयर किया, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ इकोसिस्टम जोन, अभी प्रोसेस में ही है। तो इस बीच में 2014 में जब NTCA ने ऐसा वहाँ से ऑब्जर्वेशन भेजा, तो फिर यह बफर जोन तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, तो उसको पूरा पकड़ने के लिए बोला। तो हम लोग अभी उस प्रोसेस में चल ही रहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया के लिए एक डायरेक्शन दे दिया कि सब प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बफर जोन इकोसिस्टम जोन डिक्लेयर होगा। जिसमें हो गया वो ठीक है, जिसमें नहीं हुआ उसको बाय डिफ़ॉल्ट 10 किलोमीटर लेना पड़ेगा। 10 किलोमीटर का अंदर अगर अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ तो 10 किलोमीटर का अंदर इट विल बी डीम्ड एज इट इज़ इकोसिस्टम जोन, और उसमें जो प्रोहिबिटेड है, परमिटेड है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ उसी हिसाब से चलेगा। सर और इसमें सर काफ़ी पब्लिक का एक डिलेमा है सर इसमें कि उनको एक्चुअली बफर जोन क्या है और इको सेंसिटिव जोन क्या है सर, इसको नहीं पता। तो सर आप एज अ टेक्निकल पर्सन, एज एन ऑफिसर आप बता पाएंगे क्या ये सर लोगों तक मतलब ये आप पहुंचा दीजिए कि क्या क्या है सर इसका मतलब? देखिए बफर जोन का अभी जो उस समय में जो बताया गया था वो आसपास का अगल बगल का जितना भी है ऑलमोस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज स्पेशली रिजर्व फॉरेस्ट या अंचल रिजर्व या विलेज रिजर्व लोग को ही बफर जोन में जो बगल का जो बाउंड्रीज है उसको पकड़ने के लिए दिया गया है। लेकिन अभी इकोसिस्टम जोन है उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस आ गया 2011 में कि कुछ काम होगा जो एकदम प्रोहिबिटेड होगा, कुछ है जो रेगुलेटेड है, और कुछ है एकदम परमिटेड है जिसको कुछ परमिशन जिसके लिए ज़रूरी भी नहीं होगा, ऐसे टाइप का। तो इसीलिए जो अभी जितना भी एरियास यहाँ पे है जो इकोसिस्टम जोन जो डिक्लेयर जिसके लिए अभी बातचीत चल रहा है, तो वो लोग एरियास लोग DFO नामपोंग फॉरेस्ट डिवीज़न जयरामपुर का अंदर पड़ता है। अभी DFO जयरामपुर ही बता पाएंगे कि ये एरियाज whether it comes under reserve forest, अंचल रिजर्व, विलेज रिजर्व या अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट।
सर और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है सर, लोगों का ये भी एक डर है और उन लोग जानना चाहता है लोग कि सर ये जो इको सेंसिटिव जोन है या बफर जोन है वहाँ पे सर लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके आए हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करके यहाँ पे लोग खा के आ रहे हैं, अपना घर बार चला रहे हैं। तो अगर ये कल का दिन में नमदफा की तरफ से अगर डिक्लेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नमदफा के लिए अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, बफर जोन डिक्लेयर कर दिया, तो क्या उन लोग वही खेती में सर क्या उन लोग का अनाज उगा पाएगा? ये देखिए, इकोसिस्टम जोन में क्लियर कट दिया है कि जो भी अपना जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ है वो परमिटेड है, ये नॉट इवन रेगुलेटेड, वो लोग इजीली कर लेगा। जो लेकिन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है वही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ से आपको माइनिंग नहीं कर पाएगा उसमें, और सेटिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और बहुत बड़ा सॉ मिल्स, जो बड़ा बड़ा सॉ मिल्स जो कमर्शियल माइनिंग होगा वो, ये सब, और यही नहीं कर पाएगा इकोसिस्टम जोन में। अदरवाइज कोई दूसरा कोई चीज़ इतना प्रोहिबिटेड नहीं है। इट इज़ देखा जाएगा तो लीगली रिजर्व फॉरेस्ट अगर होगा या अंचल रिजर्व या विलेज रिजर्व होगा, वो लीगली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अदर देन इकोसिस्टम जोन। इकोसिस्टम जोन में बहुत कुछ परमिटेड है, बहुत कुछ रेगुलेटेड है। सर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, यही डिलेमा, ये जो पब्लिक है वो लोग का वही डर है सर। तो ये कैसे हो सकता है? ये बाकी एग्रीकल्चर ही करके लाइफ लॉन्ग रहेगा पब्लिक, ऐसे तो नहीं सर। उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का भी वो लोग चाहता है कि ऐसा हो उनके सेक्शन पे। तो सर इस पर क्या कहना है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ तो काफ़ी कर पाएगा। इसमें मेरे पास गाइडलाइंस ऑफ इकोसिस्टम जोन है, उसमें क्लियरली लिखा गया है क्या प्रोहिबिटेड होगा, क्या रेगुलेटेड होगा और क्या परमिटेड होगा। तो प्रोहिबिटेड वाला बहुत कम है, लेकिन जो जैसे कि यूज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी हजार्डस सब्सटेंसेस और डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स एंड सॉलिड वेस्ट इन नेचुरल वेस्ट बॉडीज और टेरेस्ट्रियल वाटर्स, और सेटिंग ऑफ सॉ मिल्स, कमर्शियल माइनिंग, कमर्शियल यूज़ ऑफ फायरवुड, ये सब प्रोहिबिटेड है। अदर देन दैट ongoing agriculture horticulture practice by local committee, ये पूरा not even regulated, it is permitted, it is clearly in serial number 7। तो बहुत कुछ है जो हम लोग पब्लिक को, हमारा जो कंसर्न जो टेरिटोरियल DFOs लोग भी बताना पड़ेगा ये गाइडलाइंस के हिसाब से कि ये परमिटेड है और ये रेगुलेटेड है एंड दिस इज प्रोहिबिटेड। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर एक क्वेश्चन रहेगा सर, यहाँ पे लोगों का और एक जानना चाहता है लोग कि सर यहाँ पे जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लाने के लिए लोगों को एक LPC चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर कल के दिन में ये इको सेंसिटिव जोन होता है, बफर जोन होता है, तो क्या उन लोग ये LPC अप्लाई कर पाएंगे जैसे? हाँ, ये तो अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है या वो कोई दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं कर पाएगा। उनका जो अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट या प्राइवेट फॉरेस्ट में जो LPC जैसे नॉर्मल जैसे दूसरा जगह में हो रहा है वो LPC तो मिलना ही है उनको। ये जो टेक्निकली इसको जो एरियाज़ को लीगली ये रिजर्व फॉरेस्ट जैसा नहीं ले जा रहा है, ओनली कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होगा, कुछ रेगुलेटेड होगा, कुछ परमिटेड होगा। अदरवाइज उस जो एरिया है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, उनका जो एरिया है, और वो इजीली LPC ले पाएगा उसमें। सर लास्ट क्वेश्चन सर ये है सर, जैसे कि आप एक ऑफिसर है वाइल्ड लाइफ का, तो सर वाइल्ड लाइफ का भलाई के लिए तो आप लोग सर काम करते ही हैं। तो सर अभी वाइल्ड लाइफ का वेलफेयर के लिए काम करते करते सर ह्यूमन वेलफेयर के लिए मतलब लाइक जैसे कि लोगों का ये कहना है कि उनके जो लैंड है उनको सेंसिटिव जोन में लेके आ रहा है, बफर जोन में लेके आ रहा है। तो सर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए सर आप लोग किस तरह से मतलब लोगों तक मतलब एक मैसेज देना चाहेगा कि हाँ आप लोग सेफ है बोल के? ये इकोसिस्टम जोन अगर आ जाता है तो हम लोग एक इको डेवलपमेंट कमिटीज़ बना पाएंगे उस बस्तीज़ में, उस एरियाज़ में, और उसी इको डेवलपमेंट कमिटीज़ का थ्रू से डेवलपमेंटल वर्क्स भी शुरू होगा। और लोगों को यही सोच रहा होगा कि इकोसिस्टम जोन आने से हम लोग का रिजर्व फॉरेस्ट का जैसा हो जाएगा या नेशनल पार्क जैसा हो जाएगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स हो जाएगा। नो, कुछ नहीं होगा। अदर देन ओनली प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो है वही कर नहीं पाएंगे, और वो तो जनरली लोग भी नहीं चाहेंगे उनका बस्ती में कि कोई माइनिंग हो, बड़ा सा माइनिंग हो, बड़ा सा एक सॉमिल सेटअप हो जाए या बड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। तो अदरवाइज जो भी बाकी एक्टिविटीज़ है वो वैसे ही का वैसे ही चलेगा।